जापान के समुराई का इतिहास 1000 वर्षों से अधिक की महाकाव्य गाथा है, जो सम्मान, विश्वासघात, मार्शल आर्ट और शक्ति के लिए अथक संघर्ष से चिह्नित है। यह एक योद्धा वर्ग, समुराई के उत्थान और प्रभुत्व का इतिहास है, जिसका अर्थ है वे जो सेवा करते हैं। शोगुनेट के तहत संरक्षक से लेकर शासक अभिजात वर्ग तक समुराई ने जापानी पहचान को आकार दिया, जो आचार संहिता के रूप में जाना जाता है। बुशिडो, योद्धा का मार्ग। लाइक करें, सदस्यता लें और साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। समुराई युग की शुरुआत, हालांकि अक्सर अस्पष्ट रूप से, हियान काल वर्ष 794 से वर्ष 1185 तक में स्थित है। इस दौरान क्योटो का शाही दरबार सौंदर्यपरक और राजनीतिक षड्यंत्रों में डूबा हुआ था तथा दूरस्थ प्रांतों की वास्तविकताओं से उसका संपर्क टूटने लगा। केंद्रीकृत शक्ति कमजोर हो गई और विशाल भूभाग का प्रशासन स्थानीय कुलीन कुलों या स्थायी रूप से बसने वाले अधिकारियों के हाथों में रह गया। दरबारी अभिजात वर्ग के रूप में जाना जाता है कुगे। वह कविता, सुलेख और जटिल अनुष्ठानों को महत्व देते थे। धीरे धीरे रक्षा और क्षेत्रीय शासन के व्यावहारिक कार्यों में उनकी रुचि समाप्त हो गई। यह शक्ति शून्यता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। डाकुओं और प्रतिद्वंद्वी कुलों से अपनी भूमि, फसलों और हितों की रक्षा के लिए इन भूस्वामियों ने घुड़सवार योद्धाओं और तीरंदाजों की अपनी टुकड़ियां बनाना शुरू कर दिया। इन योद्धाओं को शुरू में बुशी, युद्ध के पुरुष, या सबुराई, समुराई का पूर्ववर्ती शब्द, उनके द्वारा प्रतिष्ठित थे। गतिशीलता और उनकी घुड़सवारी तीरंदाजी में निपुणता, क्यूबानोमिची। उनके हथियार और कवच शाही सैनिकों से स्पष्ट रूप से भिन्न थे तथा कवच को प्राथमिकता दी गई थी ओह, योरोई और घुमावदार तलवार। ताची, पेशेवर योद्धाओं की आवश्यकता न केवल डाकुओं के कारण थी, बल्कि नियंत्रण के लिए बढ़ते विवादों के कारण भी थी। शोइन, कर मुक्त संपदाएं, जो हियान काल के अंत में कई गुना बढ़ गईं। इस संदर्भ में विशेष रूप से दो कुल उभरे, ताइरा, जिसे हेइक के नाम से भी जाना जाता है, और मिनामोतो, जिन्हें जेंजी के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही शाही परिवार की शाखाएं थीं, जिन्हें प्रांतों में भेजा गया था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका उपयोग दरबार राजकुमारों की संख्या और उनकी लागत को कम करने के लिए करता था। हालांकि उनकी ताकत उनके दरबारी वंश में नहीं, बल्कि उनकी बढ़ती सैन्य शक्ति और योद्धाओं को संगठित करने की उनकी क्षमता में निहित थी। इन दोनों कुलों के बीच प्रतिद्वंद्विता 12वीं शताब्दी के दौरान जापानी राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य पर हावी रही। इस प्रारंभिक चरण में समुराई पहचान आंतरिक रूप से उनकी सैन्य भूमिका से जुड़ी हुई थी। आचार संहिता, हालांकि प्रारंभिक थी, घुड़सवार धनुष और तीर के साथ कौशल, स्वामी के प्रति वफादारी पर केंद्रित थी। डेम्यो, और युद्ध में सम्मान पूर्वक मरने की इच्छा। समुराई, सबसे बढ़कर एक धनुर्धारियों की घुड़सवार सेना, युद्ध के मैदान पर एक कुलीन बल। सम्मान की अवधारणा और हार की शर्म पहले से ही उनकी नैतिकता के केंद्रीय तत्व थे, जिन्होंने इसकी नींव रखी बुशिडो बाद में। लड़ाई का चरमोत्कर्ष जेनपे युद्ध वर्ष 1180 से वर्ष 1185 तक। यह एक ऐसा संघर्ष है जो जापानी इतिहास में एक निर्णायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। जेनपेई गाथा महाकाव्य में अमर हो गई हेइके मोनोगाट्री, हेइक की कहानी, मिनामोटो के नाटकीय उत्थान और ताइरा के विनाश का वर्णन करती है। क्योटो दरबार में षड्यंत्रों और बढ़ती ताइरा शक्ति के नागरिक कुलीन वर्ग के भय के कारण प्रतिद्वंद्विता तीव्र हो गई, जो ताइरा नो कियोमोरी के अधीन सर्वोच्च शाही कार्यालयों में घुसपैठ करने में कामयाब हो गई थी। निर्वासित शाही राजकुमार द्वारा हथियार उठाने के आह्वान से संघर्ष भड़क उठा। प्रतिभाशाली सैन्य रणनीतिकार के नेतृत्व में मिनामोतो नो योशित्सुने, कबीले के नेता का भाई, और उसका भाई मिनामोटो नो योरिटोमो, वे पूर्वी प्रांतों में उठ खड़े हुए। ओखा, भूमि और नौसैनिक युद्ध क्रूर थे। दान नो यूरा का नौसैनिक युद्ध वर्ष 1185 में, जब शिमोनोसेकी जलडमरू मध्य में ताइरा बेड़े को मिनामोटो ने बहा दिया, तो इससे न केवल एक कुल का अंत हुआ, कई ताइरा सरदार, कई ताई थी, जिनमें एक बालक सम्राट एंटोकू भी शामिल था, डूब गए, बल्कि जापान के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला हो गया। मिनामोटो कबीले के विजयी नेता मिनामोटो नो योरिटोमो
क्योटो दरबार में औपचारिक भूमिका निभाने से संतुष्ट नहीं थे। गहन राजनीतिक चतुराई के साथ उन्होंने अपना स्वयं का शक्ति आधार स्थापित किया। कामाकुरा शाही दरबार के भ्रष्ट प्रभाव और सौंदर्यवाद से दूर। इस रणनीतिक निर्णय ने सैन्य शक्ति के पृथक्करण को चिह्नित किया। बाकुफू औपचारिक शक्ति का छोटे। वर्ष 1192 में योरिटोमो को सम्राट से उपाधि मिली सेई ताइशोगुन, बर्बर लोगों के महान जनरल अधीनस्थ। इस प्रकार औपचारिक रूप से पहला शोगुनेट स्थापित किया गया, जिसे के रूप में जाना जाता है कामाकुरा शोगुनेट, वर्ष 1192 से वर्ष 1333 तक। इस घटना ने क्योटो के नागरिक कुलीन वर्ग से समुराई के नए सैन्य अभिजात वर्ग को राजनीतिक शक्ति के प्रभावी हस्तांतरण का संकेत दिया। सम्राट का अस्तित्व बना रहा, वैधता के स्रोत के रूप में एक अनुष्ठानिक और प्रतीकात्मक भूमिका बनाए रखी, लेकिन देश का वास्तविक नियंत्रण रहा बाकुफू या सैन्य स्टोर सरकार कामाकुरा में। कामाकुरा शोगुनेट ने समुराई शासन की नींव रखी जो 700 वर्षों तक चला। योरिटोमो ने एक प्रत्यक्ष और कुशल सैन्य सरकार प्रणाली तैयार की। बाकुफू कामाकुरा में सैन्य सरकार ने त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की। मंडोकोरो प्रशासनिक परिषद, मोनचुजो न्यायालय और समुराई डोकोरो समुराई नियंत्रण बोर्ड। अपना नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए योरिटोमो ने अपने विश्वसनीय जागीरदारों को नियुक्त किया, जितो भूमि प्रबंधक और शूगो सैन्य गवर्नर प्रांतों में। जितो वे कर एकत्र करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे शोएन, जबकि शूगो उनके पास व्यापक पुलिस और रक्षा कार्य थे। इस सैन्य प्रशासनिक प्रणाली ने बाकुफू जापान पर अभूतपूर्व नियंत्रण स्थापित करने के लिए। यद्यपि योरिटोमो की मृत्यु के बाद कमजोर शोगुनों की एक पंक्ति ने उनका स्थान लिया, लेकिन शोगुनेट के भीतर वास्तविक शक्ति जल्दी ही होजो कबीले के हाथों में चली गई, जिन्होंने रीजेंट के रूप में कार्य किया शिक्केन मिनामोटो कठपुतली शोगुन के लिए। सिंहासन के पीछे सत्ता का यह स्वरूप जापानी राजनीतिक इतिहास में एक आवर्ती विशेषता बन गया। इन आंतरिक सत्ता संघर्षों के बावजूद कामाकुरा शोगुनेट ने जापानी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण बाहरी खतरे का सामना करके अपनी योग्यता और राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया। मंगोल आक्रमण वर्ष 1274 पहला आक्रमण और वर्ष 1281 दूसरा आक्रमण में कुबलाई खान के मंगोल साम्राज्य के विशाल बेड़े ने जापान पर आक्रमण करने का प्रयास किया। समुराई ने अपनी तकनीकी और संख्यात्मक कमजोरी के बावजूद मंगोल बारूद और समूह युद्ध की ऐसी रणनीति का इस्तेमाल करते थे जो जापान में अज्ञात थी। बहादुरी से दुश्मन का सामना किया। पारंपरिक समुराई युद्ध, जिसमें व्यक्तिगत द्वंद्व युद्ध को महत्व दिया जाता था, को शीघ्रता से अनुकूलित होना पड़ा। हालांकि दोनों ही अवसरों पर टाइफून, जिसे जापानी कहते थे कामिकेज, दिव्य हवा ने आक्रमणकारी बेड़े का अधिकांश भाग नष्ट कर दिया। यद्यपि विजय प्राप्त हुई, लेकिन रक्षा ने शोगुनेट के संसाधनों को समाप्त कर दिया और समुराई के बीच असंतोष पैदा कर दिया, जो भूमि और लूट के पुरस्कार की उम्मीद कर रहे थे, जो बाकुफू वह इसे उपलब्ध नहीं करा सके क्योंकि उन्होंने किसी शत्रु से जमीन नहीं ली थी। जागीरदारों के असंतोष ने कामाकुरा के अधिकार को घातक रूप से कमजोर कर दिया। तनाव वर्ष 1333 में चरम पर पहुंच गया, जब सम्राट गोदाइगो ने उस क्षेत्र में शाही सत्ता बहाल करने का प्रयास किया जिसे के रूप में जाना जाता है केनमु बहाली। यद्यपि यह प्रयास संक्षिप्त था, फिर भी यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने कामाकुरा शोगुनेट के पतन को गति प्रदान की। समुराई समर्थन की कमी और शाही पक्षपात से असंतोष के कारण केनमु पुनरुद्धार शीघ्र ही विफल हो गया। सम्राट के एक पूर्व सहयोगी आशिकगा ताकोजी वह उसके खिलाफ हो गया और अपना शोगुनेट स्थापित किया, जिससे आशिकागा या मुरोमाची शोगुनेट वर्ष 1336 से वर्ष 1573 तक क्योटो के मुरोमाची जिले में स्थित है। मुरोमाची काल विरोधाभासों का युग था। एक ओर इसने असाधारण सांस्कृतिक उत्कर्ष देखा जो अत्यधिक प्रभावित था जैन बौद्ध धर्म, जो समुराई वर्ग का धर्म बन गया। जैन ने अनुशासन, ध्यान और न्यूनतम सौंदर्य शास्त्र को बढ़ावा दिया जो कला में परिलक्षित होता था, जैसे नोह थिएटर जो रंगमंच का एक शैलीगत और अनुष्ठानिक रूप था। चाय समारोह चानोयू एक सामाजिक अनुष्ठान जो सादगी पर जोर देता था। वाबी और शांति साबी
जेन गार्डन, काले संशुई, चट्टान और रेत के बगीचे जो ध्यान को आमंत्रित करते थे। और चित्रकारी सुमिए, मोनोक्रोमैटिक स्याही चित्रकला भी जैन से प्रभावित थी। दूसरी ओर आशिकागा शोगुनेट की अंतर्निहित कमजोरी, जो कभी भी कामाकुरा की तरह प्रांतों पर उतना मजबूत नियंत्रण नहीं बना पाई, अनिवार्य रूप से अराजकता का कारण बनी। आशिकागा ने अपनी राजधानी क्योटो में बनाए रखी, जो शाही दरबार के करीब थी, जिससे दीर्घकाल में उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। मुरोमाची शोगुनेट एक राजवंशीय संघर्ष के कारण कमजोर हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप देश लगभग 60 वर्षों तक 2 प्रतिद्वंद्वी शाही अदालतों उत्तर और दक्षिण में विभाजित रहा। यद्यपि वर्ष 1392 में न्यायालयों का पुनः एकीकरण कर दिया गया, फिर भी प्रांतीय सैन्य गवर्नरों के रूप में शोगुनों की शक्ति क्षीण होती रही। या शूगो वे वस्तुतः स्वायत्त सामंती प्रभुओं में परिवर्तित हो गए, जिन्हें के रूप में जाना जाता है डेम्यो, शाब्दिक अर्थ महान भूमि नाम। वह बिंदु जहां से वापसी संभव नहीं थी, ओनिन युद्ध वर्ष 1467 से वर्ष 1477 तक, यह एक विनाशकारी संघर्ष था जो शोगुन उत्तराधिकार विवाद के रूप में शुरू हुआ और क्योटो में आग लगा दी, जिससे राजधानी का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया और समुराई तथा सांस्कृतिक अभिजात वर्ग देश भर में बिखर गए। ओनिन युद्ध से कुछ हल नहीं हुआ, लेकिन इसने जापान को अराजकता और निरंतर युद्ध की एक सदी में धकेलने वाले उत्प्रेरक का काम किया। एक ऐसा काल जिसे अशुभ रूप से सेनगोकु जिदाई युद्धरत राज्यकाल वर्ष 1467 से वर्ष 1600 तक के रूप में जाना जाता है। सेनगोकु जिदाई सैन्य कार्रवाई और राजनीतिक रणनीति के संदर्भ में यह सर्वोत्कृष्ट समुराई कहानी है। आशिकागा शोगुनेट की केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, जिससे एक शक्ति शून्य पैदा हो गया, जिसे सैकड़ों डेम्यो ने भरा, जिन्होंने आधिपत्य के लिए अथक संघर्ष किया। प्रत्येक प्रांत या क्षेत्र युद्ध क्षेत्र बन गया और वफादारी परंपरा या वंश के बजाय ताकत और तत्काल पुरस्कार पर आधारित थी। निरंतर युद्ध के इस माहौल में समुराई, जो अब एक व्यापक सैन्यकृत जाति बन गए थे, जिसमें पैदल योद्धा भी शामिल थे, अशिगारू कुलीन घुड़सवार सेना के अलावा अशिगारू, वे डेम्यो की सेनाओं की रीढ़ बन गए। बुशिडो कोड, यद्यपि इसे अभी तक लिखित रूप में औपचारिक रूप नहीं दिया गया था, फिर भी स्वामी के प्रति पूर्ण निष्ठा और सम्मान के साथ मरने की इच्छा के माध्यम से इसका अभ्यास किया जाता था। हालांकि वफादारी अक्सर क्षणभंगुर होती थी और गेकोकुजो निम्नतर द्वारा उच्चतर को उखाड़ फेंकना एक स्थिर बात थी। युद्ध कला में नवाचार तेजी से हुए। डेम्यो उन्होंने न केवल रक्षात्मक किले के रूप में बल्कि क्षेत्रीय प्रशासन के केंद्र के रूप में भी विशाल पत्थर के महल बनाए, जोकामाची। वर्ष 1543 में पुर्तगालियों द्वारा जापान में आगमन उन्होंने आर्किबस तनाकशिमा का परिचय दिया। डेम्यो ओडा नोबुनागा जैसे चतुर व्यक्तियों ने इस नई तकनीक को अपनाने में शीघ्रता दिखाई तथा इसकी विनाशकारी शक्ति का उपयोग करने के लिए अपनी सेनाओं को पुनर्गठित किया तथा विशाल इकाइयों को एकीकृत किया। अशिगारू आर्किबस से लैस जापान के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया असाधारण नेताओं की तिकड़ी द्वारा संचालित की गई थी, जिन्हें अक्सर एक लोकप्रिय जापानी कहावत के साथ याद किया जाता है, नोबुनागा आटा गूंथता है, हिदेयोशी उसे पकाता है और यासु उसे खाता है। ओडा नोबुनागा सबसे पहले एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरे। ओवारी प्रांत में स्थित नोबुनागा एक क्रूर सैन्य प्रतिभा और मूर्तिभंजक था, जिसने महान बौद्ध मठों जैसे एनरयाकुजी की शक्ति को चुनौती देने का साहस किया, जो सैन्य गढ़ बन गए थे। उनकी निर्णायक जीत वर्ष 1560 में ओकेहाजामा में एक बहुत बड़ी सेना के खिलाफ और इसके बाद आर्किबस का बड़े पैमाने पर उपयोग वर्ष 1575 में नागाशिनो की लड़ाई, जहां उन्होंने बाड़ों द्वारा संरक्षित राइफलमैन की पंक्तियां बनाई, समुराई युद्ध की परंपरा को तोड़ा और सैन्य शक्ति का एक नया मानक स्थापित किया। नोबुनागा ने विश्वासघात किए जाने और तख्ता पलट करने के लिए मजबूर किए जाने से पहले जापान के आधे हिस्से पर नियंत्रण कर रखा था। सेप्पुकु अनुष्ठान आत्महत्या उनके अपने ही एक जनरल अकेची मित्सुहिदे द्वारा वर्ष 1582 में होन्नोजी मंदिर में की गई थी। नोबुनागा का पद तोयोतोमी हिदेयोशी ने संभाला, जो एक साधारण परिवार से थे, जन्म से ही सामान्य नागरिक थे और नोबुनागा के रैंकों में आगे बढ़ते हुए उनके मुख्य सेनापति बने।
हिदेयोशी महान एकीकरणकर्ता थे। एक दशक में उन्होंने चतुर कूटनीति और जबरदस्त सैन्य बल के संयोजन के माध्यम से पूरे जापान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हिदेयोशी एक सख्त सामाजिक विभाजन को संस्थागत बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक तलवार रजिस्टर कातानागारी लागू किया, जिसके तहत पूरे देश में किसानों के हथियार जब्त कर लिए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल समुराई वर्ग ही हथियार रख सके, जिससे शासक और पेशेवर जाति के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। उन्होंने समुराई लोगों को कृषि कार्य करने से भी मना किया और उन्हें महलनुमा शहरों में रहने के लिए मजबूर किया। जोकामाची, उनके डेम्यो के अधीन। इस प्रकार योद्धा और किसान के बीच स्पष्ट अंतर पैदा हो गया। अपनी एकीकृत सफलता के बावजूद उनकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने उन्हें दो महंगी और असफल कोरिया पर आक्रमण वर्ष 1592 और वर्ष 1597 में दिलाए। यह एक रणनीतिक भूल थी जिसने देश के संसाधनों पर दबाव डाला और असंतोष की विरासत छोड़ी। वर्ष 1598 में उनकी मृत्यु के बाद एक नाबालिग उत्तराधिकारी को छोड़कर अंतिम संघर्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वर्ष 1598 में हिदेयोशी की मृत्यु के बाद तीसरे और सबसे लंबे समय तक एकीकरण करने वाले नेता तोकुगावा इयासु उभरे। नोबुनागा और हिदेयोशी के पूर्व सहयोगी और प्रतिद्वंद्वी इयासु ने धैर्यपूर्वक अपने पल का इंतजार किया। वर्चस्व के लिए अंतिम मुकाबला निर्णायक स्थान पर हुआ वर्ष 1600 में सेकिगारा की लड़ाई। हिदेयोशी के बेटे पश्चिमी सेना के प्रताप के प्रति वफादार कुलों के गठबंधन पर इयासु की जीत ने उसे जापान पर निर्विवाद नियंत्रण प्रदान कर दिया। वर्ष 1603 में इयासु को सम्राट द्वारा शोगुन नियुक्त किया गया। तोकुगावा शोगुनेट वर्ष 1603 से वर्ष 1868 तक की स्थापना उसकी राजधानी एदो वर्तमान टोक्यो में की गई। यह काल, जिसे एदो काल के नाम से भी जाना जाता है, समुराई शक्ति के चरमोत्कर्ष तथा लगभग 250 वर्षों से अधिक की निर्बाध शांति की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। तोकुगावा पैक्स समुराई की भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। तोकुगावा शोगुनेट ने स्थिरता सुनिश्चित करने और गृहयुद्ध के पुनरुत्थान को रोकने के लिए सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण की एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई प्रणाली को लागू किया। कन्फ्यूशियस मॉडल के तहत समाज कठोर रूप से स्तरीकृत था। समुराई सबसे ऊपर, उसके बाद किसान, कारीगर और अंत में व्यापारी। यह पदानुक्रम कानूनी रूप से अपरिवर्तनीय था, यद्यपि आर्थिक वास्तविकता भिन्न थी। प्रणाली संकीर्ण कोताई। रोटेशन अटेंडेंस या शिफ्ट अटेंडेंस वह प्रमुख तंत्र था जिसका उपयोग इयासु ने डेम्यो, अब लगभग 260 को नियंत्रित करने के लिए किया था। इसमें मांग की गई कि प्रत्येक डेम्यो वह एदो में 1 वर्ष बिताएंगे और वहां शोगुन की सेवा करेंगे और अगले वर्ष अपने डोमेन में। इसके अलावा उनके परिवारों को स्थायी रूप से एदो में ही आभासी बंधक के रूप में रहना पड़ता था। इस प्रणाली ने न केवल डेम्यो की वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचाया और विद्रोहों को वित्त पोषित करने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया, बल्कि एक महानगर के रूप में एदो के विकास और सड़कों और सराय के नेटवर्क के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया। शोगुनेट ने राष्ट्रीय अलगाव की नीति भी लागू की, जिसे के रूप में जाना जाता है साकोकू। ईसाई धर्म के प्रभाव को खत्म करने और आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी दुनिया के साथ संपर्क को गंभीर रूप से सीमित कर दिया गया। डेजिमा में डच और चीन और कोरिया के साथ सीमित संपर्क के उल्लेखनीय अपवाद के साथ सामुराई के लिए शांति का युग अपने साथ भूमिकाओं में मौलिक परिवर्तन लेकर आया। यद्यपि वे सैन्य जाति ही रहे, फिर भी उनकी भूमिका योद्धाओं से बदलकर एक प्रशासक, नौकरशाह और सरकारी अधिकारी में बदल गई। बुशिडो इस युग के दौरान इसे संहिताबद्ध किया गया, जो योद्धा प्रथाओं के एक अनौपचारिक समूह से नैतिक और आचारिक दर्शन में विकसित हुआ, जिसमें स्वामी और शोगुन के प्रति पूर्ण निष्ठा, आत्मानुशासन, भावनात्मक नियंत्रण और मितव्ययिता और शिक्षा पर जोर दिया गया। समुराई साक्षर और प्रशासनिक वर्ग बन गए, जो कन्फ्यूशीवाद, इतिहास और शास्त्रीय सैन्य कलाओं का अध्ययन करते थे। समुराई ने तलवारें रखने का अपना विशेष अधिकार बरकरार रखा, काताना और वाकिजाशी, जो उसकी स्थिति और उसकी आत्मा का दोहरा प्रतीक है। इताहा। हालांकि विडंबना बहुत गहरी थी।
योद्धा एक कार्यालय कर्मचारी बन गया था और उसकी तलवार युद्ध के एक सक्रिय उपकरण की तुलना में रैंक का प्रतीक अधिक थी। राजनीतिक स्थिरता के बावजूद लंबे समय तक चली शांति के कारण समुराई वर्ग के लिए अवांछनीय आर्थिक और सामाजिक परिणाम हुए। युद्ध से वंचित होकर कई समुराई निश्चित वेतन, अक्सर चावल में भुगतान वाले निम्न श्रेणी के नौकरशाह बन गए। ये वेतन बढ़ती मुद्रास्फीति और मौद्रिक अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए, जिस पर व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व था। औपचारिक सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर स्थित व्यापारियों की संपत्ति और प्रभाव में भारी वृद्धि हुई। संकीर्ण कोताई और शहरी जीवन, जबकि कई समुराई गरीबी में गिर गए, उनके पास ऋण जमा हो गए। बुशिडो सम्मान, साहस, मितव्ययिता के आदर्श और रणी नौकरशाह की वास्तविकता के बीच का अंतर ने गहरी निराशा और सामाजिक आक्रोश पैदा किया। कई समुराई बन गए रोनिन, मास्टरलेस समुराई, या उन्होंने अपने अस्तित्व को सही ठहराने के लिए खुद को शैक्षणिक या कलात्मक जीवन के लिए समर्पित कर दिया। समुराई युग का अंत किसी आंतरिक धमाके के साथ नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया में उथल-पुथल के साथ हुआ। वर्ष 1853 में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के कमोडोर मैथ्यू पेरी ब्लैक शिप्स के एक बेड़े के साथ एदो खाड़ी की ओर रवाना हुए और मांग की कि जापान अपने बंदरगाहों को व्यापार के लिए खोले। इस घटना ने पश्चिमी शक्तियों के सामने शोगुनेट की सैन्य और तकनीकी कमजोरी को नाटकीय रूप से उजागर कर दिया। विदेशी दबाव के कारण अभूतपूर्व आंतरिक राजनीतिक संकट पैदा हो गया। साकोकू की नीति ढह गई और बाकुफू उन्हें असमान संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इससे राष्ट्रवाद और विदेश विरोध की लहर पैदा हुई, विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्रों में, जो पारंपरिक रूप से तोकुगावा, विशेष रूप से सात्सुमा और चोशु के प्रति शत्रुतापूर्ण था। ये कबीले सोनोजोई, सम्राट का सम्मान करो, बर्बर लोगों को निकालो, के आदर्श वाक्य के तहत एकजुट हुए। सम्राट, जो सदियों से एक औपचारिक व्यक्ति था, को राष्ट्रीय एकता और वैधता के प्रतीक में बदल दिया। आगामी दशकों में इन क्षेत्रों से युवा समुराई, जो प्रायः निम्न स्तर के होते थे लेकिन बड़ी महत्वाकांक्षा और सुधारवादी विचारों वाले होते थे, जिन्हें अभिजात वर्ग के रूप में जाना जाता था, शिशी ने तोकुगावा बाकुफू के खिलाफ हथियार उठा लिए। इस संघर्ष का चरमोत्कर्ष था बोशिन युद्ध, वर्ष 1868 से वर्ष 1869 तक। यह एक गृह युद्ध था जिसमें शोगुनेट सेना की अंतिम हार हुई, बावजूद इसके कि इसकी सेना का आधुनिकीकरण देर से हुआ था। नवीनतम शोगुन तोकुगावा योशिनोबु ने औपचारिक रूप से वर्ष 1867 में इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1868 में मीजी बहाली हुई। सुधारवादी समुराई अभिजात वर्ग जैसे ओकुबो तोशिमिची, किडो ताकायोशी और साइगो ताकामोरी के नेतृत्व में हुई यह घटना मध्ययुगीन अर्थों में शाही शक्ति की बहाली नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक क्रांति थी जिसने आधुनिक कुलीन तंत्र को सत्ता हस्तांतरित कर दी। नया मीजी युग वर्ष 1868 से वर्ष 1912 तक तेजी से आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण पर केंद्रित था। फुकोकू क्योहेई, समृद्ध देश, मजबूत सेना, विदेशी शक्तियों द्वारा उपनिवेशीकरण को रोकने के लिए मीजी सरकार समुराई प्रणाली, इसकी वंशानुगत वजीफे और जाति संरचना के साथ को कालभ्रमित और राष्ट्रीय एकता तथा आधुनिक सेना के निर्माण में बाधा मानती थी। वर्ष 1871 और वर्ष 1876 के बीच कई आदेश लागू किए गए, जिनके तहत समुराई वर्ग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। सामंती क्षेत्र हान को समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह केंद्र द्वारा नियंत्रित प्रांतों को स्थापित किया गया। वंशानुगत वजीफों के स्थान पर सरकारी बांड शुरू कर दिए गए, जो अक्सर समुराई के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त होते थे। वर्ष 1876 में समुराइयों को सार्वजनिक स्थानों पर तलवारें ले जाने से मना किया गया था। हाइतोरेई, जो उनकी पहचान के लिए सबसे प्रतीकात्मक झटका है, उन्मूलन ने आक्रोश और विद्रोह को भड़काया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध था सात्सुमा विद्रोह वर्ष 1877 में, के नेतृत्व में साइगो ताकामोरी अंतिम सच्चे समुराई। यद्यपि विद्रोह को नवगठित राष्ट्रीय सेना द्वारा क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया,
जिसमें मुख्य रूप से भर्ती किए गए आम लोग शामिल थे, लेकिन इसने योद्धा वर्ग के एक सैन्य और राजनीतिक बल के रूप में निश्चित अंत को चिह्नित किया। एक जाति के रूप में उनके विघटन के बावजूद समुराई की विरासत कायम रही। कई पूर्व समुराई शिजोकू वे नई सरकार, सेना, पुलिस और व्यापारिक हलकों में शामिल हो गए तथा अपनी शिक्षा, अनुशासन और प्रशासनिक अनुभव का उपयोग करते हुए जापान के आधुनिकीकरण का नेतृत्व किया। समुराई की भावना, विशेष रूप से बुशिडो, यह जापानी राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया और मीजी सरकार द्वारा इसे सम्राट के प्रति वफादारी और राष्ट्र की सेवा के नैतिक आधार के रूप में बढ़ावा दिया गया। नितोबे इनाजो जैसे बुद्धिजीवियों ने बुशिडो को एक पाठ में औपचारिक रूप दिया। इसे पश्चिमी दुनिया के सामने जापान के नैतिक सार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रांतीय संरक्षक के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर शोगुनेट के गठन और एदो काल की कठोर पकड़ के माध्यम से और अपने अंतिम विघटन तक और अपने अंतिम गया है। समुराई ने जापान के इतिहास पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और एक सांस्कृतिक और नैतिक विरासत छोड़ी जो आज भी प्रासंगिक है, जो हजारों वर्षों के युद्धों, नेतृत्व और सम्मान की अटूट संहिता का प्रमाण है। इसका सौंदर्य शास्त्र, मार्शल आर्ट और नैतिक संहिता आज भी जापान की सबसे शक्तिशाली सांस्कृतिक शक्तियों में से एक है। समुराई के सार को समझने के लिए इसके प्रतीकवाद और कार्य में गहराई से जाना आवश्यक है। जापानी तलवार, काताना, जिन्हें समुराई की आत्मा उपनाम दिया गया था, जापानी योद्धा की तलवार योद्धा वर्ग के साथ विकसित हुई। प्रारंभिक तलवार थी ताची, हियान और कामाकुरा काल। अधिक घुमावदार और घुड़सवार सेना द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया। इसे बेल्ट से लटकाकर पहना जाता था तथा ब्लेड नीचे की ओर रहता था, जिससे घोड़े की पीठ से इसे जल्दी से निकाला जा सकता था। ताची यह जेनपे युद्धों के दौरान मुख्य हथियार था। जैसे जैसे युद्ध अधिक तीव्र होता गया और घुड़सवार सेना से पैदल युद्ध की ओर स्थानांतरित होता गया, काताना, मुरोमाची और एदो काल प्रमुख हो गए। ताची से छोटा और किनारे को ऊपर की ओर रखते हुए ले जाया जाता है ओबी, बेल्ट, एक ही क्रिया में तेजी से खींचने और काटने की अनुमति देता है। तकनीक एजुत्सु। काताना यह युद्ध के दौरान मुख्य हथियार था। सेनागोकू जिदाई। एदो काल के दौरान दाइशो, शाब्दिक अर्थ बड़ा और छोटा, तलवारों की जोड़ी जिसे केवल समुराई ही ले जाने के हकदार थे। काताना, लंबी तलवार, मुख्य युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वाकिजाशी, छोटी तलवार, यही सीमित स्थानों में युद्ध के लिए, पराजित प्रतिद्वंद्वी का सिर काटने के लिए और महत्वपूर्ण रूप से सेप्पुकु करने के लिए उपयोग की जाती है। दाइशो यह सिर्फ हथियारों का एक सेट नहीं था, बल्कि समुराई वर्ग का एक अचूक चिन्ह था जो उनके विशेषाधिकार और जिम्मेदारी का प्रतीक था। लचीले कोर पर अविश्वसनीय रूप से कठोर किनारा बनाने के लिए स्टील को मोड़ने की एक सावधानीपूर्वक प्रक्रिया के माध्यम से गढ़ी गई ब्लेड की गुणवत्ता कला का एक उत्कृष्ट नमूना और धातु कर्म इंजीनियरिंग की एक उपलब्धि थी। समुराई तलवार का कोई भी विश्लेषण इसके उल्लेख के बिना पूरा नहीं होता है। सेप्पुकु, हाराकिरी, अनुष्ठान, आत्महत्या, वाकिजाशी का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया गया था। सेप्पुकु इसे मरने का सबसे सम्मानजनक तरीका माना जाता था। इससे समुराई को दुश्मन द्वारा पकड़े जाने से बचने का मौका मिलता था, जो सबसे बड़ा अपमान था, और इसका उपयोग हार, गंभीर गलती या वरिष्ठ द्वारा दी गई सजा के बाद सम्मान बहाल करने के लिए किया जाता था, जिससे पता चलता था कि योद्धा जीवन से अधिक सम्मान को महत्व देता था। यह अंतिम कृत्य, यद्यपि क्रूर था, समुराई की बुशिडो के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता था और अपनी नियति और मृत्यु का स्वामी स्वयं बनने की उसकी इच्छा को दर्शाता था। सामुराई और जैन बौद्ध धर्म के बीच संबंध मध्ययुगीन जापान में सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकासों में से एक था। जैन, विशेषकर रिंजा स्कूल को कामाकुरा काल के बाद से समुराई वर्ग द्वारा अपनाया गया। उनकी शिक्षाएं योद्धा के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई थीं। जैन वर्तमान में जीने पर जोर देता है। अभी समुराई के लिए, जो आसन्न मृत्यु के साथ जी रहे थे, यह आवश्यक था। ध्यान का अभ्यास, जाजन, ने मुशिन, मन के बिना मन की मानसिक स्थिति को प्राप्त करने में मदद की। वैराग्य की एक अवस्था जो योद्धा को युद्ध में बिना किसी हिचकिचाहट या भय के कार्य करने की अनुमति देती थी।
जन सौंदर्य शास्त्र और अभ्यास, कठोर अनुशासन, सादगी और दरबारी दिखावे की अस्वीकृति पर जोर देते हुए स्पार्टन नैतिकता के साथ पूरी तरह से मेल खाते थे, जिसे समुराई बढ़ावा देना चाहते थे। इसके अलावा यह विचार कि आत्मज्ञान एक पल में प्राप्त किया जा सकता है, अक्सर एक कुआन या अचानक कार्रवाई के माध्यम से युद्ध में तत्काल निर्णय और घातक कार्रवाई की आवश्यकता में तब्दील हो गई। जैन ने न केवल तलवार कला को प्रभावित किया, केंडो, बल्कि वास्तुकला, बागवानी और चाय समारोह में भी मुरोमाची काल की परिष्कृत और सादगीपूर्ण संस्कृति को बनाने में मदद की, जिसे समुराई ने अपना लिया। आधिकारिक उन्मूलन के बावजूद समुराई का प्रभाव मीजी युग और उसके बाद की सेना, नौकरशाही और शैक्षिक दर्शन में बना रहा। मीजी सरकार ने बुशिडो को एक एकीकृत उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। इसके सामंती अर्थों को हटाकर इसे एक राष्ट्रीय नैतिक संहिता के रूप में पुनर्निर्मित किया गया, जिसमें सम्राट के प्रति वफादारी की मांग की गई। सम्राट की दिव्य छवि ने डेम्यो के प्रति वफादारी का स्थान ले लिया, वफादारी की सर्वोच्च वस्तु के रूप में। और देशभक्ति और बलिदान, समुराई वीरता और सम्मान पूर्वक मरने की इच्छा जापानी राष्ट्र के लिए सैन्य बलिदान का आधार बन गई। यह भावना जापानी साम्राज्यवाद और 20वीं सदी के युद्धों के केंद्र में थी। आज समुराई की छवि अनुशासन, सम्मान और युद्ध कौशल का वैश्विक आदर्श बनी हुई है, जो इस योद्धा वर्ग द्वारा जापान के इतिहास और संस्कृति पर छोड़ी गई गहरी और स्थायी छाप का प्रमाण है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार मिलते हैं।